नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान से चिढ़ी बीजेपी की, दिल्ली सरकार के बड़े ऐलान की। जानेंगे कि क्या मणिपुर में मुरझा जाएगा कमल, और मांझे के बयान से सियासत में क्यों मची है हलचल, और आखिर में बात अनलॉक 1 में कारोबार के बंटाधार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सस्पेंस खत्म। रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी इजाजत। मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच की थी गठित। पूर्णबंदी ने आयुष्मान भारत योजना को भी किया काफी प्रभावित। योजना के तहत इलाज कराने वालों की संख्या 51% तक घटी। जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी हुई प्रभावित। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर आ सकती है 7% से भी नीचे। 46 साल बाद आएगी इतनी बड़ी गिरावट। फिलहाल पीपीएफ पर मिलता है 7.1% की दर से ब्याज। अगले हफ्ते तिमाही दरें की जा सकती हैं तय। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने ने रिकॉर्ड ऊंचाई की हासिल। घरेलू बाजार में 24 कैरेट गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 48,300 रुपए का बनाया नया रिकॉर्ड। मुसीबत के दौर में गोल्ड को माना जा रहा है निवेश का सबसे सही साधन। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखी बढ़त। सेंसेक्स 180 अंक की तेजी के साथ 34,911 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 67.2 पर 10,311 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच लद्दाख का मामला दिन ब दिन सियासत में भी उबाल ला रहा है। सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो वहीं अब देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। साथ ही बड़ी सलाह भी दी है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, जब से लद्दाख में पड़ोसी देश की हिमाकत सामने आई, तब से सियासत में बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। पूर्व पीएम ने आज जहां केंद्र सरकार से पड़ोसी देश को सबक सिखाने की बात कही, तो बीजेपी उल्टा यूपीए सरकार की खामियां गिनाने लगी। आपको क्या लगता है कि हर मुद्दे पर पिछली सरकार को घेरना कितना सही है? क्या इससे मौजूदा समस्याएं खत्म हो जाएंगी? देखिए मीनाक्षी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मानित शख्सियत हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके ज्ञान और अनुभव का दायरा काफी बड़ा है। वे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने देश की कमान को 10 सालों तक संभाली है। इसीलिए अगर वे किसी गंभीर मुद्दे पर अपनी राय देते हैं तो उसे सुनने और उस पर विचार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा का रवैया तो हर बात में राजनीतिक नफा नुकसान देखने का होता है। इसीलिए डॉक्टर सिंह ने पड़ोसी देश के साथ चल रहे मामले पर जो बातें कही, उसके व्यापक दायरे को न देखते हुए भाजपा संकीर्ण राजनीति पर उतर आई है। डॉक्टर सिंह ने ठीक ही कहा है मीनाक्षी कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा पीएम को कुछ और सलाह भी दी है। अब यह समझना कठिन है मीनाक्षी कि भाजपा को इनमें से कौन सी बात इतनी बुरी लग गई कि वो अतीत की बखिया उधेड़ने में लग गई। ऐसे भी डॉक्टर सिंह ने जो कुछ भी कहा देश के प्रधानमंत्री से कहा, और प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं होता है, जबकि पूरे देश का होता है। लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे को भी दलगत राजनीति का हिस्सा बना लिया और डॉक्टर सिंह की नसीहत के जवाब में पुरानी बातें याद करनी शुरू कर दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो इस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया और उल्टा नसीहत दे दी कि कम से कम इस वक्त राष्ट्रीय एकता का मतलब समझे। भाजपा के इस रवैये से जाहिर है मीनाक्षी कि उसे न तो अपनी आलोचना बर्दाश्त है और न ही किसी की सलाह। लेकिन लोकतांत्रिक देश इस तरह एक पार्टी की मर्जी से तो नहीं चल सकता, भले ही उसे बहुमत क्यों न मिला हो, पूर्ण बहुमत क्यों न मिला हो। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने जो सर्वदलीय बैठक इस मामले में की थी, इस मसले पर की थी, उसमें ऐसा संदेश गया था कि मोदी जी सभी दलों को इस मुश्किल घड़ी में एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, उनके साथ उनकी बातें करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन आज भाजपा ने जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उससे ऐसा लगता है मीनाक्षी कि सर्वदलीय बैठक केवल औपचारिकता के लिए बुलाई गई थी। वास्तव में सरकार केवल अपने मन की बात सुनना चाहती है, करना चाहती है, और देश के भविष्य के लिए यह रवैया लेकिन ठीक नहीं है। इससे समस्याएं सुलझेंगी नहीं बल्कि उलझेंगी ही। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की टेंशन भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के हालात पर जायजा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी बीच आज एक बार फिर सीएम केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए और कई फैसलों की जानकारी दी।
देश में मौजूदा मुसीबत कब थमेगी, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जवाब अब तक मिल नहीं पाया है, बल्कि हालात पहले से भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। यहाँ स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि होम क्वारंटीन लोगों को ऑक्सीजन पल्स मीटर दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग 3 गुना कर दी है। पहले लगभग 5000 टेस्ट रोज किए जाते थे, अब करीब 18000 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी प्लस मीटर देगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर वो पाते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। आप उस पल्स मीटर को अपने घर पर रखिए, ठीक होने के बाद उसे सरकार को वापस कर दीजिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने मुसीबत से लड़ने के लिए बेड का इंतजाम किया है। दिल्ली में इस समय लगभग 7000 बेड खाली हैं। चिंता न करें, हम बेड की कमी बिल्कुल नहीं होने देंगे। पिछले 10 दिन में 900 बेड ही भरे, जबकि 10 दिन में 23,000 मरीज नए आए। नए केस में सीरियस केस कम है, जिन्हें अस्पताल की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मुसीबत पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं है। अगर आपस में लड़े तो मुसीबत जीत जाएगी। अब मुसीबत को दूर करने की कोशिशें तो जमकर की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिश कब तक कारगर साबित होती है, ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी होगा कि मणिपुर में बीजेपी मुश्किलों से पार पाने के लिए क्या कदम उठा रही है। दरअसल अपनों की नाराजगी की वजह से सूबे की सरकार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। ऐसे में बीजेपी ने भी अब अपनी सत्ता को बरकरार रखने की कवायद तेज कर दी है। मणिपुर की बीजेपी सरकार में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के नेताओं ने जब से बीजेपी का कमल छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा है, तब से बीजेपी की सरकार सियासी मझधार में फंसती दिख रही है। हाल ही में बीजेपी मणिपुर में राज्यसभा की इकलौती सीट को जीतने में सफल रही। बीजेपी ने ये सीट ऐसे समय में जीती है जब पार्टी के 3 विधायकों सहित 9 एमएलए ने समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद से बीजेपी की सरकार लड़खड़ाती दिख रही है और बीजेपी अपने दुर्ग को बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए सियासी मुसीबत से निकलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। एनपीपी प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत अन्य नेताओं से बातचीत की। सूबे की सियासत में खड़े हुए बखेड़े को शांत करने के लिए ही दोनों नेताओं को भेजा गया है। दोनों नेता बीजेपी और एनपीपी की मणिपुर इकाई के बीच चल रही अंतर्कलह को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेता एनपीपी के 4 विधायकों के इस तरह त्यागपत्र सौंपने की वजह पर भी चर्चा कर रहे हैं। मेघालय के सीएम संगमा अपने विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल होने के फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। आपको बता दें, मणिपुर में बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार से बुधवार को मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार सिंह, मंत्री एन काइशी, मंत्री लेतपाओ हाओकिप और मंत्री एल जयंत कुमार सिंह ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। एनपीपी के 4 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा 3 बीजेपी विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी है और 2 अन्य विधायकों ने भी समर्थन वापस लिया है। बीजेपी से नाता तोड़ने वाले विधायकों ने बाकायदा कांग्रेस का दामन भी थाम लिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से फ्लोर टेस्ट करवाने की भी मांग की गई है। देखना होगा कि किसकी कोशिश कामयाब होती है, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की। अब मणिपुर में जहां अपनों की बगावत बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ा रही है, तो वहीं परेशानी तो बिहार में महागठबंधन की भी बढ़ी हुई है। महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी ने तल्ख रुख अपनाते हुए 25 जून को बड़ा फैसला लेने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि आरजेडी से तल्खियों के बीच मांझी अलग गठबंधन बनाने का फैसला ले सकते हैं, जिससे आरजेडी की टेंशन बढ़ना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी हैं और तमाम सियासी दल जोड़ तोड़ की सियासत में लग गए हैं। एक तरफ जहां एनडीए अपने कार्यक्रम तय कर रही है, विरोधियों के खिलाफ रणनीति को धार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन का हिस्सा रहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने 25 तारीख के बाद अलग रुख अपना लेने का ऐलान कर दिया है। दरअसल महागठबंधन को नया फॉर्मूला देते हुए आरजेडी को दरकिनार कर दूसरा गठबंधन तैयार करने की बात कहकर मांझी ने आरजेडी को सकते में डाल दिया है। मांझी ने ऐलान करते हुए कहा कि 25 जून तक अगर आरजेडी समन्वय समिति बनाने की बात पर सहमत नहीं होती तो उसके बाद बिना आरजेडी के ही अलग गठबंधन तैयार होगा। मांझी ने नए गठबंधन की बात करते हुए बताया कि वो 2019 से समन्वय समिति बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके
उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने बताया कि गठबंधन के अंदर 5 में से 4 दल समन्वय समिति बनाए जाने को लेकर सहमत हैं, जबकि इकलौती आरजेडी पार्टी इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। मांझी ने कहा, हमारी पार्टी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी हमारे साथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इस नए गठबंधन में कांग्रेस को भी लेने पर बात होगी। मांझी ने सीट बंटवारे पर भी आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा, हर बार के चुनाव में अंतिम दिनों में सीटों का फैसला होता है, जिसके कारण उम्मीदवार ठीक से तैयारी नहीं कर पाते। इसीलिए इस बार पहले से सब कुछ तैयार कर लेना जरूरी है। वहीं आरजेडी का कहना है, बिना आरजेडी कोई गठबंधन बनाना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो नया गठबंधन एनडीए को फायदा पहुँचाने वाला गठबंधन होगा। ऐसे में अब महागठबंधन में मची ये महाकलह शांत होती है या मांझी अलग गठबंधन बनाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अब मांझी क्या ऐलान करते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। तो वहीं निगाहें मध्य प्रदेश में सियासत पर भी हैं, जहां राज्यसभा चुनाव के बाद से पार्टी की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन तो लेना चाहती है, लेकिन डर है कि उपचुनाव में जातीय समीकरण ना बिगड़ जाए। इसे लेकर शिवराज सरकार बेचैन नजर आ रही है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, जिससे बीजेपी की उड़ी नींद, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन इस बार शिवराज के सामने कई चुनौतियों का अंबार भी लगा है, जिसमें से एक चुनौती राज्यसभा चुनाव भी थे, जिसमें पार्टी ने 3 में से 2 सीटों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन विधायकों की बगावत भी देखने को मिल गई, क्योंकि बीजेपी के 2 विधायकों ने विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट कर दिया। ये 2 विधायक गोपीलाल जाटव और जुगल किशोर बागड़ी हैं। अब भले ही बागड़ी का वोट निरस्त हो गया हो, लेकिन गोपीलाल का वोट कांग्रेस को जाता देख बीजेपी बौखलाई हुई है। वो गोपीलाल के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहती है, लेकिन बीजेपी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर एक्शन नहीं लेगी। वजह दोनों विधायकों का अनुसूचित जाति वर्ग से होना है। दरअसल अगले कुछ ही महीनों में जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 9 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसी वजह से पार्टी को डर है कि अगर विधायकों पर कार्रवाई की गई तो उपचुनाव में नुकसान हो सकता है। इसीलिए उपचुनाव में बीजेपी यहां सोच समझकर कदम रख रही है। खास बात तो ये है कि गोपीलाल जाटव 4 बार के विधायक हैं और इस समय गुना से निर्वाचित हैं। क्रॉस वोटिंग के सवाल पर वो कह चुके हैं कि वो राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव तक के लिए मतदान कर चुके हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा प्रत्याशी रहे दिग्विजय सिंह से भी उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के विधायकों का रुख वोटिंग के समय कांग्रेस की तरफ रहा हो। इससे पहले कमलनाथ सरकार के वक्त विधानसभा में एक विधेयक पर बीजेपी के 2 विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कौल ने कांग्रेस का समर्थन किया था। उस वक्त भी बखेड़ा खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उपचुनाव को लेकर बीजेपी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक के खिलाफ कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में देखना है कि क्या इसका फायदा बीजेपी को उपचुनाव में मिल पाएगा या नहीं। अब उपचुनाव में जीत के सपने देख रहे शिवराज क्या कदम उठाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक सपना तो देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2014 में दिखाया था, जिसमें गांवों की सूरत बदलने का वादा किया गया था। लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार के 6 साल पूरे होने के बाद भी गांवों की हालत नहीं बदली है। मोदी सरकार ने गाँव की सूरत बदलने के लिए जो भी योजनाएं चलाई, वो फेल साबित हुई और गाँव के विकास का सपना ठंडे बस्ते में चला गया। एक रिपोर्ट देखिए। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को जनता का बड़ा प्यार मिला था, जिसके बूते केंद्र में बीजेपी ने सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए अक्टूबर 2014 में एक योजना की शुरुआत भी कर दी। नाम दिया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका मकसद मॉडल गाँव विकसित करना था। लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी ये योजना असफल साबित हो रही है और मोदी सरकार के ग्रामीण इलाकों में किए गए विकास के दावे जमीन पर खोखले साबित हो रहे हैं। सांसदों ने जिन ग्राम पंचायतों को चुना था, उनमें विकास के खास काम नहीं हुए हैं। नतीजा ये है कि सेंट्रल परफॉर्मेंस ऑडिट ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस योजना की समीक्षा करने की अपील की। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कॉमन रिव्यू मिशन 2019 के तहत ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा का निर्देश दिया था। ऑडिट टीम ने देश के अलग अलग राज्यों में जाकर सांसद आदर्श ग्राम में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। जांच में पता चला कि सांसद आदर्श ग्राम पंचायत में कोई खास काम नहीं हुआ। सांसदों ने सांसद निधि से इस योजना के लिए ज्यादा रकम नहीं खर्ची। कुछ जगहों पर सांसदों ने काम कराया, लेकिन योजना
योजना को प्रभावी नहीं बना सके। आपको बता दें, अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुई इस योजना के तहत सांसदों को एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया था। योजना के लिए बजट का आवंटन नहीं किया गया था। सांसदों को सांसद निधि से ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाने थे। योजना के तहत हर सांसद को मार्च 2019 तक 3 मॉडल गांव विकसित करने थे, जिन्हें 2024 तक बढ़ाकर 5 किया जाना था। लेकिन समय बीतने के साथ सांसदों की इस योजना में रुचि कम होती गई और योजना के लिए बजट का आवंटन न किया जाना भी इसके असफल होने का कारण बना। साथ ही इस योजना के असफल होने से गांव में विकास की योजना को भी पलीता लग गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात अनलॉक 1 में कारोबार के बंटाधार की। पूर्णबंदी के बाद देश अनलॉक मोड में तो आ गया है। अनलॉक मोड शुरू होने के बाद सरकार ने मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत भी दे दी है, लेकिन बाजार हो या शॉपिंग मॉल्स, सब कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आखिर अनलॉक 1 के बाद क्या है कारोबार का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णबंदी का कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा। कामकाज ठप हो गया। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो, इसके लिए सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को भी पूर्णबंदी के दौरान बंद रखा। लेकिन पूर्णबंदी के चौथे चरण के बाद सरकार ने अनलॉक मोड का ऐलान कर दिया। वहीं पूर्णबंदी हटी तो कारोबारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात करें तो मॉल्स का कारोबार पहले के मुकाबले 1/4 भी नहीं हो रहा है। ये खुलासा हुआ है रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सर्वे में। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल पहले की तुलना में जून के पहले पखवाड़े में मॉल्स के कारोबार में 77% की गिरावट आई है, यानी उनका कारोबार पहले के मुकाबले 25% से भी कम है, करीब 23% रह गया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि केवल मॉल्स की दुकानों का ही कारोबार घटा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाजारों के खुदरा कारोबारियों के कारोबार में भी इस दौरान 21% की गिरावट आई है। दरअसल सरकार ने अनलॉक मोड की शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसके बावजूद लोग मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के चलते खरीदारी करने से बच रहे हैं, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हाल ही के कंज्यूमर सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे के मुताबिक पूर्णबंदी के बाद भी हर 5 में से 4 भारतीय ने अपने शॉपिंग खर्च में कटौती की। साफ है कि जब तक मौजूदा मुसीबत पूरी तरह से टल नहीं जाती, तब तक कारोबार का पटरी पर लौटना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि लोग फिलहाल खरीदारी करने में कम ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।